कौन सी मस्जिद है जिसको तोड़ा गया है? पूरी दुनिया में इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा इस्लामिक मुल्क है, एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसमें भारत से ज्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कुवैत में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है। किसी इस्लामिक कंट्री में जितनी मस्जिदें नहीं है उससे ज्यादा मस्जिदें भारत में है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में संवेदनशील क्षेत्रों का निर्माण हो गया है। और संवेदनशील क्षेत्र जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया, और डेमोग्राफी चेंज कैसे हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि इस देश का विभाजन हमने मजहब के आधार पर देखा है कि कैसे जब किसी क्षेत्र विशेष में मजहब विशेष की गोलबंदी ज्यादा हो जाती है तो देश के लिए विभाजन के खतरे उत्पन्न होते हैं। मजहबी तुष्टीकरण की इस राजनीति ने, इस सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब यह देश इन नुकसानों से उबर रहा है, यह देश आगे बढ़ रहा है। आपने पूछा कि संभल में कुछ छुपाया गया, छुपाया गया था, और कैसे छुपा हुआ था एक एक करके खुल करके सामने आ रहा है जब खुदाई हुई। कैसे आज देश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां डेमोग्राफी को षड्यंत्र पूर्वक जानबूझ करके बदलने का प्रयास किया, और हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मायावती जी का पन्ना अगर तेज हवा का झोंका चले और 2 नंबर का पन्ना उड़ गया तो पहले पेज के बाद तीसरे पेज को पढ़ेंगे, यानी बिना लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, अपने मन से बोल नहीं सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य। कांसीराम जी की पूरी विचारधारा को कैसे बसपा ने समाप्त कर दिया, कैसे आज कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी परिवार के इतर कुछ सोच नहीं सकती। हाथ ने साइकिल का हैंडल छोड़ दिया और साइकिल अंजर पंजर होकर के गिर गई, और उस क्लिप काटने के कारण न जाने कितने लोगों के गले कट जाते हैं। आपको कन्हैया लाल याद? इसी ज्ञानवापी के विवाद के परिणति के रूप में लोगों की जान चली जाती है। मुझे कपिल सिब्बल की जब जब वो दलील याद आती है तो मन आक्रोश से भर जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, उनके लॉ मिनिस्टर रहे, और वो खड़े होकर के कोर्ट में कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट इसका फैसला मत दीजिए वरना बीजेपी को लाभ हो जाएगा। प्रभु रामलला का मंदिर ना बनने पाए इसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। और अब तो राजनीतिक दल बचे कहां हैं? ये राजनीतिक दल जिनको हम राजनीतिक दल कह रहे हैं, इनमें कोई लोकतंत्र नहीं है। ये पारिवारिक तंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। ये तो एक गिरोह की तरह से संचालित हो रहे हैं। जैसे किसी गिरोह में सरगना की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सरगना बन जाता है, वो सरदार बन जाता है, वैसा ही तो हो रहा है। भारत माता की जय का नारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं भी किसी सभा हो रही हो और भारत माता की जय का नारा लग रहा है, वंदे मातरम का नारा लग रहा है, तो बिना पूछे जान जाइए कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। न्यूज टेस्ट संवाद, जिसका टैग लाइन है चाचा विधायक है हमारे। तो आज ये पॉडकास्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज का ये पॉडकास्ट इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हमारे खास मेहमान है योगी सरकार के सबसे चर्चित प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो आज दर्शक ऐसी शख्सियत है जिनकी परिचय कराना मैं क्या ही बताऊं। सर अपने आप में एक अलग ही शख्सियत है। सर तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप चूंकि राजनीति में है तो राजनीति से सबसे पहले सवाल है कि आप एक पत्रकार रहे, कई अखबारों में आपने काम किया, फिर अचानक से राजनीति में आए, कैसे ख्याल आया आपको? अपने टैगलाइन लिए कि चाचा विधायक है हमारे, वो भी सवाल आएगा सर? मेरे चाचा विधायक नहीं रहे। चाचा तो छोड़िए, चाचा के चाचा, मामा, फूफा, बुआ, दूर दूर तक किसी पार्टी का कोई प्राथमिक सदस्य नहीं रहा जी। सक्रिय सदस्य तो छोड़िए, प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है। राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा। मैं पहली पीढ़ी का पहला राजनीतिक कार्यकर्ता, और छात्र राजनीति में आया। छात्र राजनीति से एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते यहां तक की राजनीति में आज स्थान बनाया। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जन्मजात गुण होते हैं। ये मेरे लिए जन्मजात था। होश संभाला, और जब क्लासरूम में पहली बार पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, मेरा स्वाभाविक जवाब होता था, और वो बिल्कुल अलहदा होता था, कि बड़े होकर नेता बनना है। मुझे याद है कि बचपन में छुटपन में जिद करके माँ से मैंने कि मुझे नेता वाले कपड़े दिला दो। ओके। तो कुर्ता और इलास्टिक वाली धोती और नेहरू टोपी वो लगा करके मैंने 15 अगस्त का 6 लाइन का भाषण अपना याद करके तैयार किया था। मतलब बचपन से ही भाषण देते थे? ये तय था कि बचपन से नेता बनना है। ओके। ये सपना था, और मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं उस सपने के मार्ग पर चल रहा हूं। नेता बन गया हूं मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि नेता एक बहुत बड़ा शब्द है।
नेता मतलब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात याद करता हूं, जो दुनिया में एक दूसरी धरती पर जाकर भी भारत के लिए लोग खड़े कर लेते हो। नेता वो जिसके पीछे लोग चलने लगते हो। नेता वो, और हम लोग तो संघ के स्वयंसेवक के नाते शाखाओं में खेल खेलते हैं, नेता पहचानो। तो नेता वो कि जो नेता एक्शन ले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, बिना कुछ पूछे उसके समर्थक उसका अनुसरण करना शुरू कर दें, वो नेता है। तो अभी नेता तो नहीं बना हूं, लेकिन नेता बनने की प्रक्रिया में जरूर लग गया हूं। आपने जो वेशभूषा अभी बताई, तो भगवा कलर ही था या दूसरा कलर ही पसंद था? बचपन से विचारधारा के साथ, तो न जाने क्यों अपने आप ही भारत माता के साथ, कि भारत माँ के साथ कोई कार्यक्रम जुड़े। और उसका कुछ कारण मुझे लगता है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा मैं कुछ वर्षों तक। तो सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम में, हालांकि मैं जब शिशु मंदिर में पढ़ रहा था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में या विद्या भारती के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव शिशु मंदिर की उस पढ़ाई में मुझ पर पड़ा। और उसके बाद जब मैं पहली बार स्वतः प्रेरणा से विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में गया, स्वामी विवेकानंद का चित्र देख करके ही अपने आप मन में एक भाव जगा कि मुझे इस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ाव आज भारतीय जनता पार्टी के इस रूप में आज मेरे साथ है। शिक्षा की अगर बात करें तो किस किस तरह की आपने डिग्री प्राप्त की है? मैंने इंटरमीडिएट लखनऊ से किया, हाई स्कूल मेरा बलिया से हुआ था। मेरे पिताजी चीनी मिल में गन्नाधिकारी थे। अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, बहुत सामान्य, मतलब मैं किसी बहुत कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा नहीं, बहुत सामान्य विद्यालय। और जिसको कई बार हम लोग कहते हैं कि बोरी पर बैठकर पढ़ा, गन्ना किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय। वो रसड़ा चीनी मिल का एक स्कूल था जिसमें मैंने अपनी बाल्यकाल की पढ़ाई की है। सरस्वती शिशु मंदिर सठिया आजमगढ़ में, वहां मैंने अपनी पढ़ाई की है। तो बहुत छोटे छोटे स्कूलों में टाटपट्टी पर अपने हाथ से झाड़ू लगाकर कमरे में बैठना, आज तो बड़ा विवाद हो जाता है कि अगर किसी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवा ली जाती है तो बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन मैंने अपने विद्यालय की फर्श को खुद साफ किया है और बैठे, और ये प्रक्रिया में होता था, कोई मैंने किया ऐसा नहीं है, हमारे साथ के सभी विद्यार्थी करते थे। और वहां से यात्रा अपनी प्रारंभ किया। अलग अलग, मेरा जन्म हुआ मेरठ में, अब वो बागपत का हिस्सा है, रमाला चीनी मिल में। और वहां से फिर महमूदाबाद में सीता बाल विद्या मंदिर, आज तो बहुत चर्चित स्कूल है, सीता इंटर कॉलेज, जहां से यूपी बोर्ड के टॉपर है। मैंने उस विद्यालय से पढ़ाई की। और उसके बाद फिर रसड़ा पहुंचे, सठियाव पहुंचे, आजमगढ़, फिर रसड़ा। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आया, यहाँ न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने LLB ऑनर्स में एडमिशन लिया। और लखनऊ विश्वविद्यालय जाने के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी थी। इच्छा केवल यही थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना है और छात्र नेता बनना है। KKC कॉलेज में मैंने BCom एडमिशन ले लिया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में BCom के एडमिशन के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बहुत निराश था। लेकिन अंतिम दिन, अंतिम सूची में LLB ऑनर्स के कोर्स में मेरे एडमिशन के लिए, मुझे वेट लिस्टेड कैंडिडेट के नाते मेरा एडमिशन के लिए मुझे बुलावा आ गया और LLB ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। और फिर लगा कि आप सपने साकार हो सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े कैनवास पर जा सकते हैं। और वहां से फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हुए मैं आगे गति बढ़ी। लखनऊ से जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब छात्र राजनीति में जब सक्रिय हुआ, उसी समय जस्टिस JM लिंगदोह की कमेटी एक बनी, जिसको लिंगदोह कमेटी कहते हैं। तो जस्टिस JM लिंगदोह की बनी कमेटी ने छात्र संघ चुनावों को लेकर के अपनी अनुशंसाएं दी। और उन अनुशंसाओं के बाद पूरे देश भर में छात्र संघों को लेकर के एक आमूलचूल परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को शायद लखनऊ विश्वविद्यालय स्वीकार करने के मूड में नहीं था। और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन क्रिएट हुआ। उस छात्र आंदोलन के बाद यूनिवर्सिटी सैंडाई हुई। उस छात्र आंदोलन में बहुत सारे मुकदमे लिखे गए। उस छात्र आंदोलन के बाद लग रहा था कि छात्र राजनीति समाप्त हो जाएगी और राजनीतिक दिशा किधर जाएगी ये उत्तर नहीं था मेरे पास। और उस समय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, वो मेरा अगला ठिकाना बना। मैंने वहां जाकर के पत्रकारिता के गुर सीखे, पत्रकारिता पढ़ी। हालांकि जिस समय पत्रकारिता पढ़ रहा था उस समय भी मैं वहां विद्यार्थी परिषद की उस समय की इकाई के साथ वहां जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के 2008 के विधानसभा चुनाव में मैं मध्य प्रदेश में सीधा काम में जुड़ गया था। डायरेक्ट आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए? मैं राजनीति में से जुड़ गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते भी हमने भाजपा के चुनाव प्रचार अभियानों में परोक्ष सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में हो, 2007 के विधानसभा चुनाव में हो, फिर 2008 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। 2009 में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पूरी की। और उसके बाद फिर पत्रकारिता के कुछ अलग अलग संस्थानों में, अमर उजाला में रहा, भास्कर में रहा, A to Z चैनल में रहा, अलग अलग कुछ संस्थानों में मैंने अपनी सेवाएं दी। और ये सब सेवाएं देने के बाद मैं वापस अपनी मंजिल लखनऊ अपने कार्यक्षेत्र के लिए पहुंचा। और लखनऊ में हाईकोर्ट में वकालत करते करते
मैंने भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व दिया, टीवी चैनल्स पर पार्टी का पक्ष रखने लगा और आज पार्टी ने जो एक बड़ी पहचान दी है वो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के नाते मैं उसको गर्व की अनुभूति करता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला, नारा लगाने वाला, झंडा लगाने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का, भारत का सबसे बड़ा जो राजनीतिक सूबा है उस सूबे का, उस राज्य का मुझे उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया और आज राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय चैनलों पर, राष्ट्रीय विषयों पर पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। अलग अलग राज्यों के चुनाव में पार्टी की मीडिया स्ट्रेटजी को देखने के लिए, उसमें काम करने के लिए, वो बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, अलग अलग राज्यों में भी पार्टी ने मुझे भेजा है। तो मैं मानता हूं कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा किया और मैंने प्रयास किया है कि मैं पार्टी के भरोसे पर खरा उतर सकूं। जब आपने सर राजनीति को पहचानना शुरू किया तो कौन सा वो नेता था जो आपको पसंद था, आप उसको लोकप्रिय मानते थे, और कभी ऐसा हुआ कि काश हमसे इनसे मुलाकात हो जाए, मैं कर पाऊं मुलाकात? मैंने जब राजनीति में काम करना शुरू किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे वक्ता के तौर पर सबसे दिखाई पड़ते थे और केवल बीजेपी के लोग नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग अटल बिहारी वाजपेयी की वक्तृत्व शैली, उनके जो पूरा व्यवहार था, उस व्यवहार को, करिश्माई व्यवहार के साथ लोग चमत्कृत होते थे, आकर्षित होते थे। मेरे मन में भी बड़ा आकर्षण था और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि जो सपना था मेरा कि कभी अटल जी से मिलूं, तो बतौर प्रधानमंत्री अटल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई और सोच कर गया था, बड़ी तैयारी करके गया था कि अटल जी से मिलेंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। लेकिन जब अटल जी के सामने पहुंचे और अटल जी ने जब बड़े चिर परिचित अंदाज में पूछा कि और कैसा है, बताइए क्या हालचाल है, अपनापन लगा कि सब भूल गए, क्या क्या तैयार किया था सब भूल गए। तो मुझे याद आने लगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब मां काली के सामने गए थे और बड़े सोच कर गए थे कि क्या क्या मांगूंगा, लेकिन वहां पहुंच करके भक्ति और वैराग्य केवल मांगने लगे। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, राजनीति में बहुत सारी मार्गदर्शन लेने के लिए अटल जी के पास गया था, लेकिन सब भूल गया। इतना चमत्कृत, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ दैवीय गुणों से वो युक्त थे और बहुत शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से, और ये भी सपना साकार हुआ जब नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मुलाकात हुई। पहली बार का मुलाकात मैं 2015 में बतौर प्रधानमंत्री ही मैं उनके साथ, मेरी बिहार के विधानसभा चुनाव में 1-to-1 मुलाकात जब मेरी उनके साथ हुई थी, 1-to-1 जब मेरी उनके साथ पहली मुलाकात हुई। और मुझे याद है कि एसपीजी ने उस समय इस बात के डायरेक्शन किए होते थे कि आप प्रधानमंत्री से पैर नहीं छुएंगे, आप प्रधानमंत्री जी से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। लेकिन मैंने सब नियम टूट गए, मैं अपने आप ही झुक गया, मैंने उनके पैर छुए और मेरी उम्र भी कम थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल गले लगा लिया। मुझसे पूछा कि कितने समय से हैं बिहार में काम कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी थी, मैंने बताया कि मेरी छोटी बेटी है। तो बड़ी आत्मीयता के साथ, और प्रधानमंत्री जी जितनी आत्मीयता के साथ लोगों से मिलते हैं, यही कारण है कि आज वो वैश्विक नेता के तौर पर पूरी दुनिया भर में आज उनको चाहने वाले, उनको मानने वालों की एक बड़ी संख्या खड़ी हुई है। योगी जी से पहली बार मुलाकात कब हुई और क्या बातचीत हुई? योगी आदित्यनाथ जी तो गोरखपुर के सांसद के तौर पर और बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना रहा है गोरखनाथ मंदिर में, और महाराज जी के हाथों से प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। गोरखनाथ मंदिर में मट्ठा प्रसाद के रूप में मिलता है और वो एक छोटे गिलास में महाराज जी अपने हाथों से स्वयं, वो बहुत मशहूर है जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो महाराज जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, महाराज जी अपने हाथों से उनको प्रसाद देते हैं। तो मैंने कई बार महाराज जी के हाथों से प्रसाद बतौर सांसद ग्रहण किया है, बहुत आत्मीयता के साथ। और महाराज जी से आज भी मुलाकात बहुत आत्मीयता के साथ होती है और बहुत खुल करके चर्चा होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश में, दुनिया भर में एक बहुत करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पर, एक नेता के तौर पर, जो जिनको देख करके भीड़ आकर्षित होती है, उनकी वेशभूषा, उनके भाव भंगिमा, उनके भाषण, उनकी स्पष्टवादिता, लोग बहुत प्रशंसक हैं उनके। और निश्चित तौर पर मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं गिनती से नहीं बता सकता कि कितनी बार मेरी योगी जी से मुलाकात हुई है। जब जब मिलता हूं तो बहुत एक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप राजनीति में आए, मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हो, उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही होगी। हाँ बिल्कुल, मायावती। तो ये ख्याल नहीं आया कि मायावती के साथ थोड़ा जुड़ के देखते, क्योंकि उनका भी कार्य काफी अच्छा रहा, लोग जैसे बताते हैं और देखा भी जा रहा है। ऐसा कि सत्ता के साथ राजनीति करने का कभी स्वभाव नहीं था। सत्ता आएगी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में नहीं रहेगी तो ऐसा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। मेरे मन में कभी एक ख्याल भी नहीं आया कि क्या भाजपा के अलावा कोई दूसरा भी विकल्प हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि किसी निर्णय से हमारी आपत्ति हो सकती हो सकता है पार्टी में किसी पद को लेकर के हमारी चाहत हो सकती हो और वो चाहत पूरी ना हो तो आक्रोश हो सकता हो, लेकिन इसके बावजूद राजनीति नहीं करेंगे ये हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं और राजनीति करेंगे, अभी आज तक तो ऐसा नहीं सोचा है।
ऐसा क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी में ऐसा आपने क्या देखा? अब की बात ना करें तो पहले जब स्टार्टिंग में आप जुड़े बीजेपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के प्रति उसका संकल्प है, भारत माता की जय का नारा लगते हुए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं भी किसी सभा हो रही हो और भारत माता की जय का नारा लग रहा है, वंदे मातरम का नारा लग रहा है, तो बिना पूछे जान जाइए कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, यहां संघ विचार परिवार का कोई कार्यक्रम हो रहा है। इस देश की माटी के प्रति जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी में है, वो संकल्प किसी राजनीतिक दल में नहीं है। राजनीतिक दल यहां जातियों का जमा पूंजी इकट्ठा करने का काम करते हैं, मजहबी गठजोड़ करने का काम करते हैं, येन केन प्रकारेण सत्ता में कैसे आ जाएं इसके लिए प्रयास करते हैं। और अब तो राजनीतिक दल बचे कहां हैं? ये राजनीतिक दल जिनको हम राजनीतिक दल कह रहे हैं, इनमें कोई लोकतंत्र नहीं है। ये पारिवारिक तंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। ये तो एक गिरोह के तरह से संचालित हो रहे हैं। जैसे किसी गिरोह में सरगना की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सरगना बन जाता है, वो सरदार बन जाता है, वैसा ही तो हो रहा है। मुलायम सिंह यादव जी के जीते जी कैसे अखिलेश यादव जी ने पार्टी को कब्जा कर लिया, कैसे मायावती जी ने भी अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया, और वो उत्तराधिकारी भी परिवार से ही, जबकि कांसीराम जी इस बात के कभी पक्षधर नहीं थे। कांसीराम जी की पूरी विचारधारा को कैसे बसपा ने समाप्त कर दिया, कैसे आज कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी परिवार के इतर कुछ सोच नहीं सकती है। आज देश भर के तमाम राजनीतिक दलों का अध्ययन करें, आप आरजेडी को देखिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, योग्यता हो या नहीं हो, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा सीनियर नेता आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? क्यों वो उसकी कमान नहीं संभाल सकता? क्यों कमान संभालने के लिए तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति, जिसकी योग्यता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में उनको स्थान इसलिए मिलेगा क्योंकि वो लालू के सपूत है। तो किस केवल राजनीति इसके आधार पर आपको पार्टी कंट्रोल करने की पावर मिल जाए, ये और राजनीतिक दलों में होता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां जगत प्रकाश नड्डा जैसा सामान्य कार्यकर्ता जिसने दरी बिछाई हो, जो एक सामान्य कार्यकर्ता, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। अमित शाह जी जैसा सामान्य कार्यकर्ता जो गलियों में पोस्टर चिपकाता रहा हो, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसा सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हो जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे किसी राजनीतिक दल के बारे में कभी स्वप्न में नहीं सोचा है। लेकिन सर अभी आप कह रहे हैं ये दल नहीं है, लेकिन उधर राहुल गांधी और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूरी तरह से हराने में जुटे हुए, पूरी रणनीति तैयार है। सर आप कैसे बोल सकते हैं कि दल नहीं है? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये दोनों 2017 में भी यूपी को ये साथ पसंद है ऐसा नारा लेकर के आए थे। यूपी के दो लड़के बनकर आए थे। क्या हुआ था परिणाम? ये हाथ ने साइकिल का हैंडल छोड़ दिया और साइकिल अंजर पंजर होकर के गिर गई। 2017 में पराजित हुए। 2019 में हाथी को अपना साथी बना लिया था साइकिल ने, लेकिन हाथी साथी नहीं रहा। 19 के चुनाव खत्म हुए और गठबंधन खत्म हो गया। 22 में छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाया था, महान दल, सुभाषपा, सबको साथ लेकर के आए थे। 22 का चुनाव खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया। 24 के चुनाव में फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन मिलाया था। और अब मैं देख रहा हूं कि जो इंडी अलायंस बना था, उस इंडी अलायंस में 24 घंटे का समय दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि कांग्रेस को इससे बाहर करना होगा। ये पूरा इंडी अलायंस अवसरवाद के आधार पर, मजहबी तुष्टीकरण की नीति के आधार पर, जाति और मजहब के समीकरण गांठने के आधार पर इनमें एकता बनी थी। लेकिन सत्तालोलुपता इतनी है, इतने स्वार्थपरकता है कि ये गठबंधन चल नहीं सकते और इसीलिए गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। तो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई ताल ठोक ले और ये सब मिलके एक साथ ताल ठोक ले, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही रहेगा। ओके सर, तो अभी हमारे जो दर्शक है ये जानना चाहते हैं कि राकेश त्रिपाठी जी ऐसा क्या पीते हैं डिबेट से पहले, और जैसा कि आप अभी भी बात कर रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप आप बोलते जा रहे हैं, कहां से इतनी ताकत, इतनी एनर्जी लाते हैं? गर्म पानी वानी पीते हैं क्या सर डिबेट से ये पहले? तो मुझे लगता है कि आपको अपने व्यक्ति से पूछना होगा कि उसने कॉफी में क्या डाल के दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल तो आपकी चर्चा से पहले ये कॉफी पी रहा हूं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आपके वर्ड्स में पावर तब होगी जब आपके वर्क में पावर होगी। आपके काम में जब ताकत होगी ना, तो आपके इनर सोल से, आपके अंदर से शब्द निकल करके आएंगे। बनावटी नहीं हो सकते, दिखावटी नहीं हो सकते, सजावटी नहीं हो सकते। ये अंदर से निकलते हैं, अंतरात्मा से आते हैं। और ये जब तब होता है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, भीतर से मजबूत होते हैं। हमने काम किया है, ये कोई विरासत के आधार पर नहीं है। और दुर्भाग्य है, ये मैं इस बात को बहुत दुर्भाग्य के साथ कहता हूं कि किसी समय राजनीति के लिए, नेताओं के लिए यह आवश्यक योग्यता होती थी कि नेता अच्छा वक्ता होना चाहिए। यह अपरिहार्य योग्यता होती थी कि नेता के आवश्यक गुण क्या क्या होंगे, तो नेता का अच्छा वक्ता होना आवश्यक है। लेकिन यूपी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और वो राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं,
मतलब कई बार तो ये चर्चा होती थी कि देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए यूपी से जुड़ा होना जरूरी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक आप देखेंगे कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री तब बने जब वो उत्तर प्रदेश से सांसद हुए थे। तो उत्तर प्रदेश इतना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य, और उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं लंबे समय तक 3 बार 4 बार मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव क्या बोलते थे डिकोड करने के लिए पत्रकार आपस में चर्चा करते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कल के अखबार की हेडलाइन क्या लगानी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की भाषा समझना बहुत मुश्किल होता था। वो ऐसा बोलते थे कि वो क्या बोल रहे हैं उसको मिलकर के सब तय करते थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कभी अच्छे वक्ता नहीं थे। और ऐसे ही मायावती जी का पन्ना अगर तेज हवा का झोंका चले और 2 नंबर का पन्ना उड़ गया तो पहले पेज के बाद तीसरे पेज को पढ़ेंगे, यानी बिना लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, अपने मन से बोल नहीं सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा कि उत्तर प्रदेश ने राजनीतिक नेतृत्व में ऐसे लोगों को अवसर दिया। लेकिन आज ये सौभाग्य है कि आज योगी आदित्यनाथ जैसा एक फायर ब्रांड लीडर, जिनकी आज इनर सोल से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतरात्मा से उन्होंने जिया है उस संघर्ष को, और इसलिए जब आज योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं तो लोगों को टच करता है, लोगों के साथ उसका जुड़ाव बनता है। बिल्कुल। तो एक अच्छे वक्ता के तौर पर आज उत्तर प्रदेश को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिले हैं योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। तो अभी सदन चले, पिछले सदन में, हाँ बिल्कुल, सदन में क्या हुआ? बहुत शोरगुल हुआ, हल्ला उल्ला हुआ, तख्तियां भी सड़क पर आ गई, क्या मिला सर? देखिए, सदन चर्चा के लिए होता है। हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे वेदों से लोकतंत्र की चर्चा है। आप देखेंगे तो आपको भारत के वेदों में इस लोकतंत्र की चर्चा मिलेगी, और दुनिया भर में जब भी लोकतंत्र की बात होती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र का मंदिर सदन निर्वाचित होकर के पहुंचते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आकांक्षाओं को लेकर पहुंचे हैं। हमारा एक दायित्व है कि सदन के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करें। विपक्ष का दायित्व है वो सवाल खड़ा करे, और सत्ता पक्ष का दायित्व है कि उन सवालों के जवाब दे। सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वो जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले कानून बनाए, जन अपेक्षाओं को संतुष्ट करने वाले कानूनों में संशोधन करे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सदन को एक अखाड़ा बना दिया गया है, सदन को चोर आजमाइश के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। हम हमेशा तैयार हैं चर्चा करने के लिए, हम हमेशा तैयार हैं कि विपक्ष आए, सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। होता क्या है, चाहे वो दिल्ली का सदन हो, चाहे वो राज्य का सदन हो, जब भी चर्चा के लिए हम तैयार होते हैं, विपक्ष वॉकआउट करता है। विपक्ष का अभ्यास बन गया है कि सवाल पूछो और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ, और जवाब देते समय इंटरप्ट करो, इंटरप्ट करो, इंटरप्ट करो। आप याद करिए कि पिछले सदन में, लोकसभा में, कैसे प्रधानमंत्री जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आया, और अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की उस मणिपुर को लेकर के, जिसको लेकर के मुद्दा विपक्ष ने बनाया था। लेकिन जैसे ही तथ्यात्मक जवाब देना हमने प्रारंभ किया, विपक्ष ने इसका बायकॉट किया, विपक्ष ने हल्ला गुल्ला किया, शोरगुल किया। यानी विपक्ष को सवाल पूछना केवल उसको अधिकार लगता है, उन सवालों को लेकर के वो गंभीर नहीं है, इन सवालों के जवाब सुनने को लेकर के गंभीर नहीं है। वो सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं, वो अराजकता चाहते हैं, हल्ला बोल चाहते हैं। लेकिन इससे लोकतंत्र को कमजोर करने के वो प्रयास सफल नहीं होंगे। इस लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। सदन में चर्चा होगी, सदन में जो चर्चा होगी, और अभी बड़ा सौभाग्य रहा कि संविधान पर चर्चा हुई, और संविधान पर जो चर्चा हुई है, ये चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे आने वाली थाती के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हम एक उपलब्धि के तौर पर ये दस्तावेज देकर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी जब इन दस्तावेजों को देखेगी कि सदन में कैसी चर्चा होती थी और क्या क्या वक्तव्य रखे जाते थे। और दुख भी होगा कि सदन में कैसे कभी आंख मारने का प्रसंग आया है, कभी जबरदस्ती गले लिपटने का प्रसंग आया है, कभी सदन में नोट उछाले जाने का प्रसंग आए हैं। ये सारी बातें देख करके आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर दुख भी होगा कि ये कैसी राजनीति हमने एक समय में देखी है। लेकिन सदन चर्चा का मंच है, वहां चर्चा होनी चाहिए, हम इसके हमेशा पक्षधर हैं। सर, सदन में ही एक भाषण अमित शाह जी का आया, उसमें एक जो 12 सेकंड की क्लिप, वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया अंबेडकर को लेकर। तो सर, ऐसा नहीं लगता है कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए थी कि ठीक है, जुबां है, फिसल गई है, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता थी? जो आज सड़क पर लोग उतरे, हो सकता वो ना होता। नहीं, जुबां फिसल गई ऐसा मसला ही नहीं है। संदर्भों से काट करके किसी भी बात की व्याख्या की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसके अर्थ बदल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा बहुत चर्चित हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। बहुत देश भर में इसकी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को पलट दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा
कि काटेंगे और बांटेंगे। उन्होंने क्या किया, क्लिप काट दी, वीडियो क्लिप 12 सेकंड की काटी और जनता में बांट दी। लेकिन ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चलती नहीं है। इस काठ की हांडी को बार बार चढ़ा करके आप सफल नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी ने यह प्रयत्न तो किया, लेकिन यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, बल्कि उनके पुराने पाप खुल करके सामने आ गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कब कब क्या क्या किया, परत दर परत भारतीय जनता पार्टी ने और समाज जीवन के अन्य अन्य लोगों ने खोल करके रख दिया। पूरी सोशल मीडिया पर पट गया कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव न जीतने दिया जाए, इसके लिए क्या क्या षड्यंत्र किए गए। कैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कैसे नेहरू जी ने उस समय कहा कि अगर अंबेडकर इस्तीफा देते हैं तो उससे देश का कोई नुकसान नहीं होगा, अंबेडकर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देश ने यह भी देखा कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं हुआ। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म से जुड़े हुए और उनके परिनिर्वाण से जुड़े हुए स्थानों को लेकर के कभी सुध नहीं ली। कैसे गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त कभी कांग्रेस पार्टी ने सोचा नहीं। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला मुद्दा उठा करके तो उन्होंने अपने तमाम पुराने पाप कब्र से निकाल डाले। वो सारे पाप आज जनता के बीच में सामने आ गए और उन पर अब चर्चा हो रही है। तो कई बार गलतियां हो जाती है, ये बूमरैंग हो गया। वो 12 सेकंड के क्लिप से उनको लगा था कि वो भाजपा को बदनाम कर लेंगे, लेकिन ये तो उनके पुराने पाप और पुरानी बदनामियां सामने निकल कर आ गई। मस्जिद मंदिर भी बहुत हुआ था वहां सदन में, तो विपक्ष का ये सवाल था, सीएम योगी ने इस पर जवाब भी दिया कि सर्वे कराने के लिए इतनी जल्दी क्या थी, क्या जल्दी थी, और मंदिर मस्जिद करके एक नई राजनीति हो रही है, नई रणनीति हो रही है, सत्ता पक्ष कर रहा है। बहुत सवाल उठे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिनका खुदा पे यकीन है वो खुदाई से डरते क्यों है? आपको खुदा पे यकीन है तो खुदाई से डरना नहीं चाहिए। खुदाई से कोई आर्टिफिशियल साक्ष्य निकल कर नहीं आएंगे। खुदाई से तो जो सच है वही सामने निकल कर आ रहा है और उसके वैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। और सर्वे करने का आदेश कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, भाजपा के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया, मुख्यमंत्री, डीएम या एसपी ने नहीं किया। यह तो भारत के संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका ने किया था। अब न्यायपालिका को लेकर रामगोपाल यादव कहते हैं कि छोटे जज ने आदेश दे दिया। जज भी कोई छोटा या बड़ा होता है क्या? वो विधि की उसी ताकत से बना हुआ है, संविधान की उसी ताकत से बना हुआ है जिस संविधान के बारे में बार बार ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा संविधान नहीं मानती। लेकिन अब कहां गए लोग? ये संविधान क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट के निर्णय से किसी की असहमति हो सकती है। असहमति को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म इसी संविधान ने दिया है कि आप ऊपरी अदालत में जाकर के अपील करेंगे या सड़क पर आकर के पत्थर लेकर के आप संविधान के तहत दिए गए निर्णय को चुनौती देंगे। ये जिस प्रकार की हरकत संभल में की गई और जिस तरह के राजनीतिक दल के नेता इस संभल की घटना पर उनके बचाव में खड़े हुए, ये गंभीर खतरा है। आप कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सड़क पर पत्थर लेकर आ जाएंगे, आप अराजकता करने की कोशिश करेंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। यह स्वीकार नहीं हो सकता है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम पूरी कठोरता के साथ उनके साथ एक्शन ले रहे हैं जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने का दुस्साहस किया है। देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी प्रिवेल। कानून का शासन स्थापित होकर के रहेगा। ऑनरेबल कोर्ट का जो निर्णय है वो माना जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट के निर्णय से असंतुष्टि है, आप हायर कोर्ट्स में अपील करिए। हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्टि है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच निर्णय से आपकी आपत्ति है, आप डबल बेंच में, फुल बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपील करिए। आपके पास जितने अवसर हैं वो सारे अवसर को एक्सरसाइज करिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस तरह से आप तानाशाही रवैया आप अख्तियार करने का कोशिश करें, भीड़ तंत्र स्थापित करने की कोशिश करें। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। सर, कहा जाता है कि अजमेर की चिश्ती की दरगाह, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने गए थे और साथ में सीएम योगी भी थे। इस पर भी विपक्ष का सवाल उठा था कि जब मस्जिद तोड़वा रहे, मंदिर निकाले, फिर क्यों मोदी गए वहां पर? नहीं, देखिए, किसी मस्जिद को तोड़ने का मसला नहीं है। यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। कौन सी मस्जिद है जिसको तोड़ा गया है? पूरी दुनिया में इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा इस्लामिक मुल्क है, एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसमें भारत से ज्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कुवैत में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है।
किसी इस्लामिक कंट्री में जितनी मस्जिदें नहीं हैं, उससे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। और भारत के किसी मस्जिद को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती है। दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद लखनऊ में है, उस मस्जिद को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। इन मस्जिदों में रोज नमाज अदा की जा रही है, इन नमाज अदा किए जाने को लेकर के कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी को लेकर के अगर कोई दावा कोई करता है और विद ड्यू प्रोसेस वो कोर्ट में अपने दावे को लेकर के जाता है, कोर्ट परीक्षण करता है, प्रतिपरीक्षण करता है, साक्ष्यों का संकलन करता है, सर्वे कराता है, कमीशन बैठाता है, अगर इसको वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए अनुमति देता है, तो इसमें आपत्ति क्या है और डर किस बात का है? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो सांच को आंच तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास होता है तो निश्चित तौर पर इस बात की शंका और बलवती होती है कि मतलब कुछ गलत है। आखिरकार ज्ञानवापी को लेकर के जो साक्ष्य आज समाज जीवन में मौजूद है, पुस्तकों में उसके लिए बाकायदा लिखे हुए हैं, न जाने कितनी पुस्तकों का हवाला है जिन पुस्तकों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कैसे वहां पर ज्ञानवापी को स्थापित किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके। और इस बात की जब गवाही के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो कैसे कैसे वहां विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है और कैसे कुछ लोग क्लिप काट करके झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं और उस क्लिप काटने के कारण न जाने कितने लोगों के गले कट जाते हैं। आपको कन्हैयालाल याद है? बिल्कुल। इसी ज्ञानवापी के विवाद के परिणति के रूप में लोगों की जान चली जाती है। दुनिया भर के तमाम देशों में इसके लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। मुझे लगता है कि यह भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। और भारत का बहुसंख्यक, आप उदारता सोचिए कि कितनी उदारता है, अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने इष्ट के लिए कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़े होते हैं, वर्षों वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु रामलला का मसला वर्षों वर्ष तक कोर्ट में चला, उसको हर संभव प्रयास किया गया कि कैसे इसको लटकाएं, अटकाएं और भटकाएं। मुझे कपिल सिब्बल की जब जब वो दलील याद आती है तो मन आक्रोश से भर जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, उनके लॉ मिनिस्टर रहे और वो खड़े होकर के कोर्ट में कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट इसका फैसला मत दीजिए वरना बीजेपी को लाभ हो जाएगा। प्रभु रामलला का मंदिर ना बनने पाए इसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। यह देश स्वीकार नहीं कर सकता है। हिंदू अपनी चेतना, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को जान रहा है, जाग रहा है और इसलिए वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर के और बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन वो कोर्ट में जा रहा है। इसको लेकर के भी लोगों के मन में, पेट में दर्द हो रहा है। इतने मंदिर तोड़े गए, इतनी हमारी हिकारत भरी निगाहों से देखा गया, इतना पद्दलित करने का प्रयास किया गया सनातन को। कभी कीड़ा मकोड़ा कहा गया, कभी बीमारी कहा गया, कभी हमारे धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, हमारी पुस्तकों को नुकसान पहुंचाया गया, रामचरितमानस को फाड़ा गया, कितना अपमान किया गया। और इन सारे अपमानों को भी हमने सहन किया है, लेकिन कब तक मौन होकर सहन करें? क्या हम प्रतिकार भी ना करें? क्या हम आवाज भी ना उठाएं? और यह आवाज सरतन से जुदा वाली आवाजें नहीं है, यह आवाज कभी भी हिंसा की आवाजें नहीं है। यह आवाज हमेशा विधिक सम्यक दृष्टि से है, विधि के सापेक्ष है, न्यायपालिका में जाकर उठाई गई है, तर्कों के साथ उठाई गई है, तथ्यों के साथ उठाई गई है, साक्ष्यों के साथ उठाई गई है, फिर भी इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजहबी तुष्टीकरण की इस राजनीति ने, इस सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब यह देश इन नुकसानों से उबर रहा है, यह देश आगे बढ़ रहा है। सर, संभल में कुछ छुपाया था क्या? तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल, उनको भी जाने से रोका गया। उन्होंने कहा इधर कांग्रेस में भी जाने को रोका गया। तो इन लोगों का ये कहना था कि वहां हमें जाने से रोका जा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऐसा कोई भी स्थान जहां कहीं भी हिंसा की घटना होती है जी। किसी भी हिंसक घटना पर अगर राजनीतिक दल के नेताओं का वहां पहुंचना होता है तो भावनाओं की अतिरेकता होती है। और संभल की यही घटना अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना होती, किसी और शासनकाल में होती तो क्या होता? तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा होता, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू की नौबत होती। लेकिन हम इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से इस घटना पर त्वरित गति से काबू पाया, संभल में कोई कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई, संभल में कोई बंद करने की नौबत नहीं आई, संभल को बहुत कम समय में कैसे सरकार ने कंट्रोल कर लिया और जन की हानि नहीं होने पाई। कुछ लोगों ने जरूर वहां पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने पॉलिटिकल राइवलरी को ध्यान में रखते हुए कुछ हत्या करने जैसा दुस्साहस किया है, लेकिन हर घटना की जांच हो रही है,
मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी हो रही है, एसआईटी उस पर बनी हुई है। और एक बात तय है कि जिन्होंने भी अपराध किया उनको हम छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन हम किसी को भी आग जला करके और उसमें घी डालने की अनुमति नहीं दे सकते, इसलिए वहां जाने से रोका गया। आपने पूछा कि संभल में कुछ छुपाया जा रहा है, छुपाया गया था, और कैसे छुपा हुआ था एक एक करके खुल करके सामने आ रहा है जब खुदाई हो रही है। कैसे 1978 के दंगे में बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, और हिंदू पलायन के लिए मजबूर हुआ। वो संभल जिसके केवल नगरपालिका क्षेत्र में 45% से ज्यादा आबादी थी 1947 जब देश आजाद हुआ, और कैसे अब 22% आबादी केवल बची है। ये हिंदू कहां चले गए, ये किससे डर गए, और क्यों डर गए, क्यों मर गए? इसलिए इन सारे कारणों को छुपाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इन कारणों पर चर्चा ना होने पाए। कैसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया है, और डेमोग्राफी चेंज कैसे हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। क्योंकि इस देश का विभाजन हमने मजहब के आधार पर देखा है कि कैसे जब किसी क्षेत्र विशेष में मजहब विशेष की गोलबंदी ज्यादा हो जाती है तो देश के लिए विभाजन के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। हमने चिकन नेक का वो पूरा एक हिस्सा देखा है कि कैसे इस बात के लिए लगातार प्रयास होता है कि उसको काट करके अलग कर दिया जाए, क्योंकि वहां हमारी आबादी ज्यादा हो गई है। कैसे बंगाल में आज इसके खतरे लगातार उत्पन्न है, कैसे असम में इस बात के लिए लगातार खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे आज देश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां डेमोग्राफी को षड्यंत्र पूर्वक जानबूझ करके बदलने का प्रयास किया गया। और हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम कर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं। करने वाले लोग तो करके जा चुके हैं, लेकिन ऐसे करने वाले लोग अब सत्ता में वापस नहीं आने पाएंगे। हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। हम डेमोग्राफी चेंज के किसी भी नए प्रयास उत्पन्न नहीं होने देंगे। और जो लोग भी षड्यंत्र पूर्वक गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और गढ़ क्यों बनाते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में संवेदनशील क्षेत्रों का निर्माण हो गया है। और संवेदनशील क्षेत्र जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के नाम अब संवेदनशील क्षेत्र लिखे जाते हैं। मीडिया भी यही कहता है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है। निर्वाचन आयोग भी मानता है ये संवेदनशील क्षेत्र है। बिजली विभाग वहां पर बिजली के कनेक्शंस की जांच नहीं कर सकता है। बिजली के कनेक्शन होंगे, बिल नहीं होंगे, मीटर नहीं लगेंगे, बिजली की चोरी होगी। और संवेदनशील क्षेत्रों में अगर इसकी चेकिंग करने के लिए जाएंगे तो कानून व्यवस्था के खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि एक सांसद महोदय समाजवादी पार्टी के, वो बिजली की चोरी कर रहे थे और आरएएफ लगानी पड़ी है। आपने फोर्स की संख्या देखी होगी, अगर ये इतनी फोर्स ना होती तो उस मोहल्ले में घुस करके बिजली की चोरी की जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारी जुटा नहीं पाते। ये संवेदनशील क्षेत्र बनाए जाना, इस देश के भीतर ही कई पाकिस्तान बना दिया जाना, यह बहुत चिंता का कारण है। मुझे याद है कि कमलेश्वर ने लिखा है कितने पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान के भीतर कई पाकिस्तान गढ़ने का प्रयास हो रहा है, और ये इस देश की सरजमी पर स्वीकार नहीं हो सकता। हमने मां भारती का बंटवारा एक बार बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया है। हम इस देश का कोई विभाजन नहीं होने देंगे, किसी स्थिति में नहीं होने देंगे। और ये जो भी विभाजनकारी ताकतें हैं इनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इसको साथ लेकर के चलेंगे। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं होने देंगे। हम देश विरोधी किसी भी भावना को पनपने नहीं देंगे। हम इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। सर, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या इनको कहीं भेजा जाएगा? सिर्फ हिंदू? मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र शब्द की पहले व्याख्या को समझना चाहिए। राष्ट्र, राज्य और देश, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। दुर्भाग्य से लोग इसको समानार्थी मान लेते हैं, लेकिन देश एक भौगोलिक इकाई है जो भौगोलिक सीमाओं के आधार पर नापी जाती है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है और राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राज्य की बात नहीं करते, हम हिंदू देश की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र के तौर पर तो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। और हिंदू का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई उपासना पद्धति नहीं है, कोई व्रत त्योहार नहीं है कि हम अगरबत्ती जलाएंगे तो हम हिंदू माने जाएंगे, हम दिया दिखाएंगे तो हम हिंदू माने जाएंगे, हम यज्ञोपवीत पहनेंगे तो हिंदू माने जाएंगे, हम शिखा रखेंगे तो हिंदू माने जाएंगे, हम तिलक लगाएंगे तो हिंदू माने जाएंगे, हम दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो हिंदू माने जाएंगे, हम सूर्य को जल देंगे तो हिंदू माने जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम इनमें से कुछ भी करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे। साकार ब्रह्म के उपासक होंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे, और निराकार ब्रह्म के उपासक होंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे।
हम शैव होंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे, हम वैष्णव होंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे, हम बरगद की पूजा करेंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे, और हम चींटियों को दाना खिलाएंगे तो भी हिंदू माने जाएंगे। सर आपके हिसाब से कट्टर हिंदुवादी कौन होता है? नहीं, कट्टर तो शब्द हिंदू के साथ कभी जुड़ ही नहीं सकता। कैसे? हिंदू तो हमेशा उदार होगा। हिंदू तो उदार चरिता नानुतुम वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता है। ये कट्टर शब्द जो प्रयोग किया जाता है ना, वो विरोधाभासी है हिंदू के लिए। हिंदू तो सबको साथ लेकर चलने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत में आप देखिए कि बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी अपने आराध्य के लिए बल का प्रयोग नहीं करती है कि हम बलपूर्वक मंदिर ले लें। नहीं, हम कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम दलील देंगे, हम तथ्य रखेंगे, साक्ष्य रखेंगे, वैज्ञानिक परीक्षण कराएंगे, सर्वे कराएंगे और उसके बाद अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। अगर हिंदू कट्टर होता तो वो बलपूर्वक लेता, तलवार की नोक पर लेता। नहीं होता ऐसा। हिंदू कभी भी स्वभाव से कट्टर नहीं हो सकता है। हिंदू हमेशा उदार होता है। ये कट्टरपन की परिभाषा गढ़ने वाले लोग हिंदू को समझते नहीं है। और हिंदू 1995 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आप निर्णय पढ़ेंगे कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। और इसीलिए मैंने कहा, जिस जीवन पद्धति में हम प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके साहचर्य की भावना के साथ चलते हैं, जिसमें पशु पक्षियों का ध्यान होता है कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं तो यहां कौवों को हम अपने पितर मान करके हम उनके लिए भोजन रखेंगे, ये हिंदू होता है। जिसमें हम अपने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हैं। कौवे के साथ सामंजस्य बनाएंगे, कुत्ते के साथ सामंजस्य बनाएंगे, जानवरों के साथ सामंजस्य बनाएंगे। हम बरगद के साथ, पीपल के साथ, नीम के साथ, आंवले के साथ, हम अलग अलग पौधों के साथ अपना सामंजस्य बनाएंगे। हम प्राकृतिक साहचर्य के साथ चलेंगे। हम धरती को माता मानेंगे, हम आकाश को अपना पिता मानेंगे, हम जल को, नदी को देवता मानेंगे, इसका आचमन करेंगे। ये प्रकृति के साथ साहचर्य करने वाला ये वे ऑफ लाइफ है। ये कोई मत या मजहब नहीं है, ये धर्म है। और धर्म का मतलब धारण करने से है। दुर्भाग्य यह है कि धर्म, मत और मजहब ये सब एक शब्द मान लिए जाते हैं, इनके एक अर्थ निकाल लिए जाते हैं। सर 27 में चलते हैं, 27 का चुनाव आने वाला है, तैयारियां भी लगातार हो रही हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में निकलेंगी इस बार बीजेपी की? क्या रणनीति है? देखिए, हम आश्वस्त हैं, 2017 से बेहतर परिणाम हमको लेकर के आना है। भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार 2027 में की, 2017 में की थी। हम 27 में 17 को दोहराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जनता को आज सुरक्षा का एहसास दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण नीतियां, गरीब कल्याण नीतियां, हमने उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, कायाकल्प करने का काम किया है। तो हम अपनी इन उपलब्धियों के आधार पर, अपनी इस विचारधारा के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जाति और मजहब के समीकरण से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराने का काम करेगी। सर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पार्टी आश्वस्त तो अयोध्या सीट को भी लेकर थी, फिर क्या हुआ सर? देखिए, जय और पराजय ये राजनीति में होती है। हम अयोध्या कोई पहली बार नहीं हारे, अयोध्या से पहले भी आ रहे, लेकिन अयोध्या को लेकर के हमारा कमिटमेंट कोई आज नहीं हुआ है। अयोध्या को लेकर के हमारा कमिटमेंट हमेशा से मजबूत था, लेकिन अयोध्या उसके बावजूद हम हारते रहे बीच बीच में। चुनाव में जय और पराजय के स्थानीय कई कारण होते हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने मिलकर के एक पूरा फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स क्रिएट की, और जिसमें उनके पीछे कुछ विदेशी शक्तियां भी साथ थी। कैसे उन्होंने एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम किया संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, और कहीं ना कहीं समय रहते अति आत्मविश्वास में हम इसका सही काट जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाए और इस अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें हारी। उस सीटों में एक अयोध्या की सीट भी है। ओके सर, अब फिर वापस चलते हैं आपकी जीवन की तरफ। 2024 में आपने अपनी गाड़ी से पार्टी का झंडा उतार दिया था। आप बहुत उस तरह के व्यक्ति हैं कि मतलब कुछ भी सहन नहीं होता है, भाई आपकी ही पार्टी के द्वारा ये चीजें की गई और गुस्सा हो गए, बस झंडा निकाल दिया, क्या था वो सर? देखिए, ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया था जो नहीं होना चाहिए था। मैं श्रीनगर से लौट रहा था, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरे साथ में थी। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और एक पुलिसकर्मी के द्वारा जिस तरह का आचरण प्रस्तुत किया गया, सभ्य समाज में उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मन व्यथित हुआ, आक्रोशित हुआ। मैंने उसको उपयुक्त फोरम पर पार्टी के सामने रखा
मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उस पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की गई जिसने अभद्रता करने का प्रयास किया था। झंडे को लेकर के स्पष्ट तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस वीआईपी कल्चर की बात की थी, जिसमें लाल बत्ती हटाई गई, नीली बत्ती हटाई गई, जिसमें किसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट का हमको पालन करना चाहिए, इस बात की अपेक्षा की गई। और किसी हमारे एक वरिष्ठ साथी ने हमसे चर्चा में कहा कि झंडा लगाना भी कहीं ना कहीं एक वीआईपी कल्चर का प्रतीक होता है, जिससे हम अपने आप को पहचान देने का एक प्रयास कर रहे होते हैं। तो मेरे मन में सहसा ये विचार आया कि क्या झंडे से मेरी पहचान होगी? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चेहरा देखकर लोग पहचान जाते हैं कि ये राकेश त्रिपाठी है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। नाराजगी नहीं हुई सर सीएम जी से? मुझे लगता है कि नहीं, सीएम से कोई नाराजगी का मसला नहीं, पार्टी से कोई नाराजगी का मसला नहीं। व्यवस्था के का एक हिस्सा, कोई एक व्यक्ति अगर गलत हो जाए तो उसके आधार पर पूरी व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। और हो सकता है कि कोई मनस्थिति उसकी ऐसी रही हो, उसने ये कृत्य किया और जिसके लिए सरकार की ओर से उसको दंड भी दिया गया, उनका निलंबन हुआ। मुझे मन लगता है कि ये एक बहुत छोटी सी घटना थी, जिस छोटी घटना का पटाक्षेप हो चुका है। अब उस घटना का मैं उसको भूल चुका हूं। ऐसी घटना को बहुत दूर तक आगे लेकर के चलना भी नहीं चाहिए। ओके सर, पार्टी में कभी रहते हुए आपको लगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो? आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची, लेकिन कई बार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें लगता है कि ये होता तो और अच्छा होता। कई बार दायित्वों को लेकर के अपेक्षाएं होती हैं, स्वाभाविक है, हम मानव हैं, हम अभी देवता नहीं हुए, हमें अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं के पूरा न होने पर कुछ कष्ट भी होते हैं। लेकिन हम एक अनुशासित कार्यकर्ता है और इसलिए कभी मन के भीतर कोई कष्ट हुआ तो वो पार्टी के भीतर अपने वरिष्ठ के सामने कहा, मन के भीतर कोई प्रसन्नता हुई है तो उसको सबके सामने कहा है। और मैंने आपको इसलिए शुरुआत में ये बात को कही कि दरी बिछाने वाला, नारा लगाने वाला, स्लोगन लिखने वाला, वॉल पेंटिंग करने वाला, पोस्टर चिपकाने वाला मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, आज पार्टी ने उसको पार्टी का चेहरा बना दिया। मुझे लगता है ये जितना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, इसके लिए तो मैं पूरी आजीवन ऋणी रहूंगा। पार्टी कोई भी दायित्व इसके बाद दे या ना दे, मुझे इतना दिया जाना ही पार्टी के लिए आजीवन ऋण में डालने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मानव है, अभी देवता नहीं हुए, इसलिए मन में आकांक्षाएं होती हैं, मन में अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाओं के पूरा होने पर खुशियां और ना पूरा होने पर दुख तो होता ही है। कोई ऐसा निर्णय जो कभी हुआ कि आप नहीं लेना चाहते थे, जो आपके लिए सही नहीं था लेकिन लेना पड़ा? पार्टी का प्रवक्ता बनना ही, मैं पार्टी का प्रवक्ता बनने की अपेक्षा के साथ नहीं था। मैं पार्टी में युवा मोर्चा के दायित्व के लिए अपेक्षा कर रहा था और बहुत दिल से चाहता था। और मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष को कहा भी कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने की एक मेरे मन में इच्छा है, क्योंकि यौवन हमेशा नहीं रहेगा, मैं युवा हमेशा नहीं रहूंगा। तो पार्टी के विभिन्न दायित्व मिलते रहेंगे, पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊंगा या कोई दायित्व मिल जाएगा, लेकिन युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा। लेकिन सब कुछ मन चाहे नहीं होता और कई बार हम उसको कहते हैं कि मन का हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो मेरा मन चाहेगा वो तो मैं चाहूंगा और जो और दूसरा होगा वो हरी इच्छा से होगा। तो जो प्रभु की इच्छा है, आज प्रभु की इच्छा से पार्टी ने प्रवक्ता बनाया और प्रवक्ता के नाते मैंने जो दायित्व का अपने निर्वहन किया है, मैं संतुष्ट हूं कि पार्टी ने मुझे एक बड़ी पहचान दी है। और आज किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में मैं कहीं भी खड़ा होता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं, तो इस बात से मुझे प्रसन्नता होती है। सर, आने वाले मेरा पर्सनल भी सवाल है और लोग भी जानना चाहते हैं कि राकेश जी को सिर्फ प्रवक्ता के तौर पर ही पहचाना जाएगा या भविष्य में कोई बड़ा चेहरा पार्टी का? मुझे लगता है प्रवक्ता बहुत बड़ा चेहरा होता है, पार्टी का पक्ष रखता है, पार्टी का व्यू रखता है, पार्टी को पहचानते लोग प्रवक्ता के चेहरे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवक्ता का दायित्व बहुत जिम्मेदार दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है और हमारे यहाँ दायित्व ही कहते हैं, हम उसको पद के नाते नहीं मानते। पार्टी फिर कोई दायित्व सौंपेगी, कोई नया दायित्व सौंपेगी और अलग अलग दायित्व सौंपती रही है काम की दृष्टि से। तो जब भी पार्टी कोई दायित्व सौंपेगी, उस दायित्व को पूरा करना, उस दायित्व को मन से निभाना, ये मेरा स्वभाव है। और मुझे जब भी पार्टी कोई भी दायित्व सौंपेगी, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, इस बात की परवाह किए बिना पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी उसको बेहतर ढंग से निर्वहन करना, यह हमेशा मेरे लिए चुनौती होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस चुनौतियों को हमेशा पार कर सकूं। ओके सर। सर, चुनौती की बात की है तो इसी से एक सवाल है कि जब आप राजनीतिक करियर में एंट्री की और अब तक बहुत सारी चुनौतियां आई, कैसे आपने सामना किया और आज के युवाओं को किस तरह से चुनौतियों का सामना करना चाहिए? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, राजनीतिक कैरियर चुना। मुझे लगता है कि राजनीतिक कैरियर नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि अखिलेश यादव जी ने एक बार कहा था कि मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज नॉट ए कैरियर। फिर क्या है सर? राजनीति जुनून है,
राजनीति जज्बा है, राजनीति आपके मन के भाव है। राजनीति कैरियर नहीं है, धनोपार्जन के लिए कोई हमारा एक जीवन का साधन नहीं है कि इससे हम धनोपार्जन करेंगे, इससे हम कुछ प्राप्त करेंगे। राजनीति तो देने का नाम है। आप देना चाहते हो, और कबीर दास के शब्दों में से कह दें कि जो घर फूकन आपनो चलो हमारे साथ, ये घर फूक तमाशा है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं 2 दिन से घर पे नहीं हूं। मैं गोरखपुर प्रवास पर था, गोरखपुर प्रवास से गोंडा प्रवास पर था, और गोंडा से सीधे आपके इस पॉडकास्ट में आपके साथ बात करने के लिए पहुंचा हूं। मेरी बेटी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। मैं उसके इस मोह को छोड़ करके राजनीतिक गतिविधियों में हूं। पत्नी को, पिता को, माता को, बहुत सारी चीजों का त्याग करने का नाम राजनीति है। सब कुछ पा लेने का नाम राजनीति नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि इसको लोगों ने कैरियर के तौर पर देखा है और कुछ पा लेने का साधन मात्र देखा है कि राजनीति में आऊंगा तो ये पा जाऊंगा। राजनीति में आकर के पाना नहीं है, राजनीति में आकर के खो देना है। जब आप खोएंगे तो बहुत कुछ पा जाएंगे, लेकिन राजनीति पाने के लिए कैरियर नहीं है। मैंने राजनीति को कैरियर के रूप में नहीं देखा। हाँ, चुनौतियां जरूर रही हैं, क्योंकि मैं अपनी पीढ़ी का, अपने परिवार का, अपने गांव का पहला राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मेरे गांव के प्रधान भी कभी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं रहे, आज भी नहीं है। तो ये सवाल जरूर था, मेरे माँ के मन में जरूर ये सवाल रहा हमेशा कि मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई सरकारी नौकरियों में हैं, और हमारी परिवार की पृष्ठभूमि जिस तरह की रही है, वहां पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी पा जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। नौकरी पा गए मतलब कि जीवन अब सफल है। और मैंने नौकरी करने के बारे में बहुत विचार नहीं किया। अखबार और चैनल में जरूर नौकरियां कुछ समय तक की थी, लेकिन उसका भी अभीष्ट लक्ष्य यही था कि राजनीति में जाना है। प्रॉपर गांव कौन सा था? तो मैं सिद्धार्थनगर के, एक गांव है सिद्धार्थनगर में, बनौली, बांसी विधानसभा में आता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो ये पीड़ा जरूर थी मेरी माँ को विशेष तौर पर कि मेरा ये पुत्र पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी में नहीं गया, ये लग रहा है कुछ कर नहीं पाएगा। उनके मन में जरूर इस बात को लेकर था, और वो आज राजनीति को कभी समझती नहीं थी, आज भी नहीं समझती है। मेरे राजनीति में आने के बाद जरूर उन्होंने, आप मुझे टीवी पर देखती हैं तो खुश होती हैं। टीवी पे जब भी मैं डिबेट्स में रहता हूं तो वो टीवी लगाकर देखती हैं। वो उससे क्या समझती है मैं नहीं जानता हूं। उनको ये अच्छा लगता है कि टीवी पे बोल रहा हूं, और जब मैं अच्छा बोल रहा होता हूं तो उन्हें अच्छा लगता है। जब कई बार उन्हें लगता है कि बहुत भिड़ंत हो रही है तो वो उस पर कई बार टिप्पणी भी करती है कि बहुत चिल्लाना तुम्हें पड़ता है। तो उनको, उनके मन को पीड़ा होती है, माँ है, उनके मन को पीड़ा होती है। उनको जरूर लगता था कि राजनीति में जाकर के, और राजनीति के जो खतरे हैं, राजनीति में जिस तरह की दुश्मनियां होती है, शत्रुता होती है, और राजनीति में विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में राजनीति को लेकर के जिस तरह से हिंसाएं होती रही हैं, उसको लेकर के मेरी मां, और मैं छात्र राजनीति में जब गया तब लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय रक्त रंजित छात्र राजनीति हुआ करती थी। आए दिन छात्र नेताओं की हत्याएं हो जाया करती थी। तो तब मेरी मां को इस बात को लेकर के डर जरूर था। इस बात को लेकर के सहमत तो मेरे पिताजी भी कभी नहीं थे, परिवार में कोई कभी सहमत नहीं था। तो ये जरूर चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को पार करते हुए एक एक कदम मैंने बहुत करीने से सहेज सहेज कर रखा है, और ये विश्वास दिला करके कि मेरा कोई कदम गलत दिशा में नहीं जाएगा, मैं कोई कभी गलत हरकत नहीं करूंगा। कई बार इस बात को लेकर के डर था कि घर पे पुलिस ना आने पाए, और घर पर पुलिस आई। जब पुलिस आई तो इस बात को लेकर के मां ने बहुत उलाहना भी की कि पहली बार तुम्हारी वजह से घर पर पुलिस आई है। पिताजी का क्या रिएक्शन था? अब पिताजी बाहर थे उस समय, पिताजी नौकरी में थे, पिताजी को तो जानकारी भी नहीं हुई थी कि घर पे पुलिस आई है। मां को जानकारी हुई थी, तो ये स्वाभाविक तौर पर उनको आक्रोश था। और मैंने उनको आश्वस्त किया कि मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, कोई डकैती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, लड़की नहीं छेड़ी है मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हूं, और छात्र आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा झूठा दर्ज किया गया, और आखिरकार उस मुकदमे से बरी हुआ मैं, वो मुकदमा खत्म हुआ। तो जरूर ये सारी चुनौतियां थी, जिन चुनौतियों से कई बार ही लगता था कि क्या राजनीति कर पाना सफल होगा, क्या राजनीति में कोई मुकाम मिल पाएगा। और आज भी मैं नहीं मानता हूं कि राजनीति में मैं किसी मुकाम पर हूं, लेकिन आज कम से कम मेरे माँ बाप की नजरों में मुझे लगता है कि मैंने एक स्थान पा लिया है, एक मुकाम पा लिया है। आज उनके मन के संशय के बादल हट गए हैं, और उनको लगता है कि नहीं, बेटे ने कुछ काम किया है। आज उनको मुझे देख करके गर्व होता है। मेरे पिताजी को तो बहुत गर्व होता है, वो मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने तो नहीं, मेरी पीठ पीछे बहुत तारीफ करते हैं। और जब भी लोग उनसे मिलकर के मुझसे मिलते हैं तो मुझसे बताते हैं कि आपके पिताजी बहुत तारीफ करते हैं। आपके पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी चीनी मिल में गन्ना अधिकारी थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। लखनऊ में मैं उनके साथ ही रहता हूँ। माँ हाउस वाइफ रही, और माँ पढ़ी लिखी नहीं रही।
इसलिए उनकी कंसर्न बहुत रही इसको लेकर के। ओके। आज वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन अभी भी चिंता में जरूर रहती है कि जब भी मैं किसी मसले पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं और विशेष करके मजहबी मसलों पर जब मैं अपनी खुलकर के राय रखता हूं तो वो जरूर डरती हैं और वो बार बार टोकती हैं। मैं जब अखिलेश यादव जी के खिलाफ खुलकर बोलता हूं तो उनकी पार्टी के गुंडा तत्वों को देख करके जरूर डरती हैं कि कहीं अखिलेश सरकार में आ गए तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मां चिंता मत करो, मुझे तो अब ये गुंडों की सरकार कभी नहीं आने वाली है। ये गुंडों की सरकार से और कभी आ भी गई, फिलहाल तो नहीं आने वाली है, लेकिन कभी आ भी गई तो सत्य को डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, इसलिए मुझे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गांव जाते हैं तो आपके जो लंगोटिया यार जिनको बोलते हैं वो मिलते होंगे सर आपसे, कैसे बात मिलते हैं और बहुत आनंद करते हैं उनके साथ, बहुत और उनको बड़ा आनंद भी आता है। कई बार इस बात को लेकर आश्चर्य भी करते हैं कि तुम टीवी पर आते हो, सेलिब्रिटी हो गए हो, बड़े प्रवक्ता हो, लेकिन उसके बावजूद तुम बहुत सहजता के साथ आज भी वैसे ही हंसी मजाक के साथ। और मैं बहुत वर्सेटाइल इस मामले में रहता हूँ। मैं फिल्में भी देखता हूँ, मैं खेल को भी एंजॉय करता हूँ। खिलाड़ी तो नहीं रहा मैं कभी, लेकिन खेल देखता हूँ। मैं आज भी एक कबड्डी प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके आ रहा हूं, तो मैं बैठ करके, मेरे पास समय कम था, उसके बावजूद मैंने बैठ करके कबड्डी का खेल देखा। तो देखने में आनंद आता है। खेलने में कभी नहीं रहा क्योंकि मैंने बचपन से कभी खेल खेले नहीं, मैं कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन मैं खेलों को देखता रहा। तो समाज जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। गाने पॉप भी सुनूंगा, भोजपुरी भी सुनूंगा, मैं क्लासिकल भी सुनूंगा। तो मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, सबको पसंद करता हूं। खाने में भी मैं तीखा भी खाता हूं और मीठा भी खाता हूं, खट्टा भी खाता हूं। तो मैं सबको टेस्ट करता हूं, सबको साथ लेकर चलता हूं। कभी उसको लेकर के कोई बहुत अलग से रुचि नहीं बनाई। ओके। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है सर आपको, जिसको बार बार देखने का मन करे? कोई एक फिल्म ऐसी नहीं, लेकिन कई सारे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मनोज बाजपेयी जिनकी एक्टिंग बहुत प्रभावित करती है। साबरमती देखी सर? पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। देखिए साबरमती देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के सबके बीच में आई और निश्चित तौर पर देश के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए कि कैसे उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। कैसे लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए जो कमेटी बनी थी उसने कैसे झूठ परोसने का काम किया था। कैसे योजनाबद्ध तरीके से कार सेवकों की हत्या करके इस देश को दंगों की आग में झोंकने का एक षड्यंत्र रचा गया था। निश्चित तौर पर साबरमती को भी देखनी चाहिए और मुझे लगता है इसके आगे गुजरात के पूरे दंगों को लेकर के भी आगे आने वाले समय में अगर कोई फिल्म बने तो उसके पृष्ठभूमि को भी देखा जाना चाहिए कि कैसे अलग अलग राज्यों की पुलिस को देने से मना किया गया था, कैसे गुजरात की सरकार को अलग थलग करने का प्रयास किया गया था, कैसे इस दंगों की पृष्ठभूमि को रचा गया था। मुझे लगता है इस देश के बहुत सारे अध्याय, जैसे आज संभल के अध्याय खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी फाइलें, कश्मीर फाइल खुली है, संभल फाइल खुली है, साबरमती फाइल खुली है, बहुत सारी फाइलें खुलने की जरूरत है। इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश से क्या क्या छीना है। आप राइटिंग करते हैं सर? हाँ, मैं लिखता हूँ। किन मुद्दों पर लिखते हैं? मैं सभी मुद्दों पर लिखता हूँ। राजनीति मेरे लिए राजनीति अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर लिखा मैंने। क्या लिखा और कई आलेख उनके, मेरे आलेख कई अखबारों में, वेब पोर्टल्स पर, कई जगहों पर छपे हैं कि कैसे भारतीय चेतना के मन नायक थे अटल। अटल जी के साथ मैंने अपने व्यक्तिगत पहलुओं को जिस तरह से जिया है, देखा है। अटल जी के पास जिस तरह का विजन था, 24 दलों की सरकार को जिस तरह से लेकर के वो चला सकते थे, तो अटल जी का जितना विराट व्यक्तित्व था उसको लेकर के मैंने कुछ कोशिश की थी थोड़ा लिखने की। हालांकि अटल जी पर जितना भी लिखा जाए उतना कम है। मैंने अटल जी पर रिसेंट लिखा है, अलग अलग समय पर, अलग अलग समयों पर। मैं जब भी अब लिखने का समय कम मिलता है क्योंकि बोलता ज्यादा हूं आजकल, तो लेकिन फिर भी जब भी समय आजकल नहीं, हमेशा सर जब भी समय मिलता है तो लिखने की भी कोशिश करता हूं। और मेरे लिखे हुए लेख अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग अखबारों में, समाचार पत्रों में, चैनल्स पे, वेब पोर्टल्स पे छपते रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी ही एक पुस्तक भी मेरी सामने आ जाए। उसको लेकर के कुछ काम किया है लेकिन अभी वो पुस्तक की शक्ल में नहीं है। कोशिश कर रहा हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यकाल को लेकर के है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा में कब बने, कौन बने, कैसे बने, उनका क्या व्यक्तित्व रहा, क्या कृतित्व रहा, इसको लेकर के एक संकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, पीएम मोदी और योगी के बारे में कुछ पर्सनल किताब हो, उनके बारे में, व्यक्तित्व के बहुत सारी किताबें उन पर लिखी जा चुकी हैं और भी लिखा जाना चाहिए। फिलहाल अभी मैं ऐसी कोई तैयारी किताब को लेकर के उनके बारे में नहीं की है। कोई आपने कविता लिखी हो? मैं कविता तो नहीं कहता, लेकिन कुछ तुकबंदियां जरूर करने की कोशिश करता हूँ और अलग अलग समय पर उसको मैं लिखता। ये कोई प्री प्लान नहीं होती है, ये आंसू कवि के नाते
तुरंत ही कभी कभी पैदा हो जाती हैं। और एक न्यूज 18 इंडिया पर प्रोग्राम आता है लपेटे में नेताजी। तो लपेटे में नेताजी में जब जब जाता हूं तो कुछ पंक्तियां मैं लिख कर ले जाता हूं, और वो पंक्तियां कोशिश करता हूं कि मेरे पास मेरे साथ रहे। तो मैं कुछ लिख करके मैंने जेब में रखी है। अगर याद हो तो सर सुना दीजिए। मुझे याद तो अब इस समय तुरंत नहीं इस तरह की है, लेकिन अलग अलग समय पर वो तुरंत, मैंने कहा ना कि वो आंसू कवि के नाते तुरंत लिखी है। तो अभी कागज कलम सब सामने होती है तो तुरंत लिख लेते हैं। कुछ तुकबंदियां होती हैं, मैं उसको कविता तो नहीं मानता हूं, लेकिन वो तुकबंदियां होती हैं। ओके सर। सर जैसा कि मेरा टैग लाइन है हमारे इसका शो का, न्यूज़ संवाद का, चाचा जी हमारे विधायक हैं। तो जो सांसद होते हैं, मतलब जो बड़े नेता होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं सबसे ज्यादा भौकाल वो मारते हैं। कभी आपके साथ हुआ कि भैया राकेश जी तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दद्दा हैं, हमारे भैया हैं, कुछ हमसे कहना नहीं, मानी तुम्हारी वाट लगवा देंगे, ऐसा कभी हुआ? रिश्तेदार तो जरूर पैदा हो जाते हैं, ये बात तो महसूस होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार पैदा होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में इस बात की संभावना बेहद न्यून रहती है। और जैसा स्वयं का स्वभाव होगा, मैं स्वयं बहुत सादगी के साथ रहता हूं। किसी इस प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी प्रकार से कोई बहुत अपेक्षा इस तरह की नहीं रहती है। तो मुझसे जुड़े हुए जो मेरे रिश्तेदार या संपर्कित हैं, वो जानते हैं कि ये बात मुझे पता चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा कोई प्रयास करते भी नहीं है। वो जानते हैं कि मुझे अच्छा, मैं स्वयं अच्छा महसूस नहीं करता, तो जब मैंने आचरण अपना स्वयं का ऐसा रखा है, तो मेरे साथ जुड़े हुए कोई व्यक्ति भी ऐसा, जिसको भौकाल शब्द कहते हैं लखनवी भाषा में, ऐसा भौकाल मारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। कभी फोन नहीं आया कि भैया देख लो जरा से, ऐसा मेरा ये जरूर ये समस्याएं होती हैं। ये कई बार कहीं किसी की मोटरसाइकिल पकड़ गई है, कोई थाने में पहुंच गया है, छोटे मोटे ऐसे मामले तो रोज दिन भर में कई बार आते हैं, और वो परिचित हो तो भी और ना परिचित हो तो भी उनकी समस्या को कई बार सुनते हैं। उसमें जेन्युइन अगर कुछ है तो मदद करने का प्रयास भी करते हैं, और जहां कहीं लगता है कि नहीं, गलतियां हमारे पास फोन करने वाले व्यक्ति की है, तो उसको इस बात की परवाह किए बिना कि हो सकता हो अब दोबारा फोन नहीं मुझे करे, मैं उसको समझाइश कठोरता से दे देता हूं। और चूंकि मैं प्रैक्टिस एडवोकेट हूं, कानून जानता हूं, तो उसको कानून की पेचीदगियां तुरंत बता देता हूं कि ये बात के ये परिणाम हो सकते हैं। आपने शादी लव मैरिज की या फिर अरेंज? लव मैरिज की है। लव मैरिज की थी, कैसे मिले, कैसे क्या हुआ प्यार? मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता था उस समय, और मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में हुई। उनके पिताजी विद्यार्थी परिषद में दायित्वधारी कार्यकर्ता थे, प्रांत प्रमुख थे, और मेरी उनकी मुलाकात हुई। उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद मैंने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना प्रस्ताव विवाह के लिए रख दिया। उन्होंने मना किया, मतलब प्रपोज नहीं किया, शादी मैंने विवाह के लिए सीधे कि मुझे विवाह करना है आपसे, और उन्होंने मना किया। मैंने ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार प्रयास किया, और फाइनली मैडम भाव तो बहुत खाती होंगी उस टाइम? बहुत भाव तो नहीं खाती, वो इस बात से कन्विंस थी कि आप बहुत अच्छे हैं। मेरी छवि को लेकर के वो अवेयर थी, मेरे बारे में जानकारी थी। तो कुछ शुरुआती उनको लगता था कि शायद ये बात घर में एक्सेप्ट नहीं होगी, और इस बात को लेकर के उन्होंने चिंताएं अपनी जाहिर की थी। लेकिन उन्होंने अपने घर में बात की और मैंने मेरे घर में बात की। और नहीं, हम दोनों एक ही जाति से थे, और दोनों के ने अपने अपने घर में बात की, और दोनों के घरों में बाकायदा रजामंदी से, खुशी के साथ दोनों परिवारों ने मिलकर के उसको अरेंज किया, और बहुत अच्छे दोनों के माता पिता के आशीर्वाद से विवाह हुआ, और बहुत अच्छा है। एक आज मुझे लगता है 15 वर्ष, लगभग 14-15 वर्ष आज भी वही प्यार जिंदा है या थोड़ा सा बदलाव आया? बिल्कुल है। मैं अभी आपके स्टूडियो गुजरा था तो उनका फोन भी आया, और उन्होंने पूछा भी कि कितनी देर घर में पहुंचेंगे। बात कम हो पाती है, लेकिन भाव पूरी तरह से जिंदा है। ओके, कभी नाराजगी तो होती होगी, लड़ाई झगड़े होते हैं? वो बहुत संजीदा है इस मामले में, और इन बातों को समझती हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं। और मैं निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि आज मैं जो कुछ भी अचीव कर पाया हूं, उसमें बड़ी भूमिका उनकी है। अगर वो पीछे ना खड़ी होती तो शायद मैं इतनी भूमिकाएं अदा न कर सकता, क्योंकि मैं किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को मुक्त पाता हूं। कोई भी समस्या है, तनाव है, तो मैं निश्चिंत हूं कि घर पे पत्नी है, वो संभाल लेंगे, और वो संभाल लेती है। इसलिए मैं मुक्त होकर के, मेरी बेटी किस क्लास में पढ़ रही है, उसका होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है, उसकी स्कूल ड्रेस आई है कि नहीं, उसकी स्कूल की वैन, उसकी स्कूल की फीस, उसकी सारी चिंताएं, वो सब कुछ आज माँ की दवाई, पिताजी का भोजन, सब कुछ पत्नी देख लेती। तो मैं निश्चिंत होकर के राजनीति के लिए फुल टाइम दे पाता हूं, तो उसके पीछे पूरी ताकत का आधार मेरी पत्नी है। ओके, तो सर कभी अपने हाथ से कुछ बनाया, कभी चाय, कभी कुछ खास डिश उनको अपने हाथ से? मेरी पत्नी को खाना बनाने बहुत अच्छा नहीं आता था, उनको ये सिखाने का काम मैंने किया है। मैं खाना बनाता हूँ, बहुत शौक से बनाता हूँ। अब थोड़ा कम बना पाता हूँ, अब थोड़ा टाइम कम मिलता है, बावजूद इसके किचन में कई बार घुस करके बीच में हस्तक्षेप करता हूँ। हालांकि अब वो बीच में टोकती हैं कि अब आप हस्तक्षेप मत किया करिए, अब मैं सब आता है, लेकिन फिर भी मैं पाक कला में निपुण हूँ।
कढ़ी हो या कोफ्ते हो, सब बनाना जानता हूँ। मैं रोटी बहुत अच्छी गोल बेल लेता हूँ, पराठे अच्छे बना लेता हूँ, खाने में जो कुछ कहेंगे वो सब बना कर सकता हूँ। ओके, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आप किचन में गए हो, फिर सामान इधर उधर कर दिया और फिर मैडम ने कहा, अरे हाँ, आप किचन। ये जरूर है कि वो जितनी सफाई के साथ काम कर लेती हैं, मैं उतनी साफ सुथरा काम नहीं कर पाता हूँ। उसको लेकर के जरूर उनकी टिप्पणियां कभी होती हैं, लेकिन अब तो किचन में कम जाना हो पाता है, टाइम कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जब भी जाते हैं, कभी साथ होते हैं तो जरूर बनाने में मैं सहयोग करता हूँ। ओके, पसंद नापसंद तो पता होगी मैडम हाँ, की? बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल जानकारी है क्या पसंद है क्या ना पसंद है। ओके, शॉपिंग खुद ले जाते हैं या खुद से ही चली जाती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल साथ जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, ओके। कभी कभी नहीं भी जा पाता हूँ। जब समय होता है तो मैं कोशिश करता हूँ साथ जाऊं। और रिसेंट अभी हम साथ गए। मेरे लिए, मैं जैसे, मेरा बचपन से कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। ओके। हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, हम कभी भी जन्मदिन या इस तरह के उत्सव नहीं देखते थे। मुझे लगता है कि जिस दिन मन खुश है उस दिन जन्मदिन है, जिस दिन मन खुश है उस दिन बिल्कुल। उत्सव मना लिया। तो सर, जिस तरह से आप डिबेट शो में बोलते हैं और अभी पॉडकास्ट में भी आप बोल रहे हैं, तो आपकी बोलती घर में बंद हो जाती होगी I think? नहीं, बोलती बंद हो जाती है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन संवाद दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की बोलती बंद करा दे, ऐसा नहीं होता है, संवाद दोनों तरफ से होता है। ओके, तो सर कुछ रैपिड फायर हमारे सवाल हैं, एंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले वही 27 में मुख्यमंत्री कौन होगा, केशव प्रसाद मौर्य या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी या खुद सीएम योगी? सवाल ऐसा पूछा है आपने, मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा, पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये है, पार्टी का प्रवक्ता तय नहीं कर सकता, पार्टी का कोई कार्यकर्ता तय नहीं कर सकता, और कोई व्यक्ति स्वयं भी तय नहीं कर सकता है। ये पार्टी के विधायक दल होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी का विधायक दल तय करता है। और फिलहाल तो अभी ये सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अभी तो ये सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो 29 में प्रधानमंत्री कौन होगा? मुझे लगता है ये भी उसी तरह का सवाल है। ये सवाल, अभी नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई संकट नहीं है, उनकी ऊर्जा को लेकर के कोई संकट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है अभी ये सवाल बहुत बेईमानी है। ये इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है कि वो इनका जवाब कर सके। नहीं, पीएम मोदी ने कहा था कि जब 75 साल को हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ है। किसी भी व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी, किसी भी व्यक्ति के संगठन के प्रति उसकी आवश्यकता, इसको लेकर के तय करते हैं। अलग अलग राज्यों में इस्तीफा देने की बात कही थी ना, कि मतलब देना ऐसा कोई बयान उनका हो तो मुझे जरूर सुनाइएगा। कभी ऐसा कोई, ये कुछ बात धारणाएं मीडिया में स्थापित कर दी जाती है। बिल्कुल आया था, तभी तो मैंने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये कभी इस तरह का कोई नियम नहीं बना है, और आयु को लेकर के कभी ऐसा कोई नियम बनता भी नहीं है। व्यक्ति की क्षमता किस तरह की है, वो कम आयु में भी बुजुर्ग हो सकता है और बहुत आयु में भी जवान रह सकता है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता रहा कि भाई अब दे देना चाहिए उनको इस्तीफा। उनका ही बयान आया था मोदी का। विपक्ष के पास तो कोई जवाब नहीं आज प्रधानमंत्री जी का, इसलिए विपक्ष चाहता है कि किसी तरह से मोदी जी हट जाए तो शायद रास्ता साफ हो जाए, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, वो फिर और परेशान होंगे। मोदी जी अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई संकट नहीं है, और करोड़ों देशवासियों के आज आशीर्वाद उनके साथ है, उनकी शक्तियां उनके साथ है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकत के साथ अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का और देश का नेतृत्व करेंगे। सबसे ईमानदार नेता एक किसी का नाम क्यों लूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी दे देती हूं सर। मैं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ। मुझे लगता है कि ये सब एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। पार्टी के सर प्रवक्ता हैं, बुराई थोड़ी ना करेंगे। नहीं, बात बुराई करने की है ही नहीं। भ्रष्ट नेता सर, सबसे भ्रष्ट नेता। सबसे भ्रष्ट नेता, मुझे लगता है राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और वो गांधी परिवार के नाम है। गांधी परिवार। और अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? राजनीतिक भ्रष्टाचार करने वाले ये सारे लोग जिन्होंने दलगत राजनीति को में लोकतंत्र को समाप्त करके उसको परिवारवाद में तब्दील करने का काम किया है, इन सब ने देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया है। जो दल में लोकतंत्र ना लागू कर पाए वो देश में लोकतंत्र कैसे ला पाएगा? तो ये सब राजनीतिक भ्रष्टाचार के दोषी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे वो स्टालिन परिवार हो, चाहे वो आज मायावती जी अपने परिवार को साथ लेकर चल रही हो, अखिलेश यादव का परिवार हो या गांधी परिवार हो, ये सारे परिवारों ने एक राजनीतिक भ्रष्टाचार कदाचार करने का काम किया है। राहुल गांधी के दो ऐसे बयान जो उन्हें नहीं देना चाहिए और दे दिया, फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी के सारे बयान, राहुल गांधी तो जब जब मुंह खोलते हैं तब तब अपने प्रवक्ताओं के लिए भारी संकट लेकर आते हैं, और मैं कई बार ये सोचता हूं कि कहीं गलती से मैं अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो क्या करता। राहुल गांधी जब जब मुंह खोलते हैं बहुत समस्याएं लेकर आते हैं, वो राजनीति के लिए फिट नहीं है, उनको राजनीति की समझ अभी बहुत विकसित करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये शायद उनके लिए एक ऐसा टास्क है जिसको वो कभी पूरा न कर पाए। बेहतर है उनको और काम करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। वो शरीर अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अच्छा जिम करना चाहते हैं, उनको ये सब टी शर्ट पहन के वो जाड़ा दूर करना चाहते हैं, गर्मी लाना चाहते हैं, जिसको तपस्या बता रहे हैं,
तो राहुल गांधी जी को वो सब करना चाहिए, राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है जबरदस्ती उनसे ये करवाई जा रही है और इसके नाते आज उसका खामियाजा उनकी पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और विशेष करके मुझे उनके प्रवक्ताओं पर बहुत तरस आता है जिनको राहुल गांधी को डिफेंड करना पड़ता है। ओके सर, तो लास्ट जो सवाल है बहुत ही भावपूर्ण हमारा सवाल है। हमने एक भारत रत्न खो दिया आज, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। मनमोहन सिंह एक अफसर, एक प्रशासक के नाते उनकी एक बड़ी भूमिका रही, एक अर्थशास्त्री के नाते उनकी एक बड़ी भूमिका रही। देश के 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर रह करके जो कुछ वो कर सकते थे, शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस में रहने के नाते वो नहीं कर पाए। अगर वो मुक्त तौर पर वो कांग्रेस के नेता ना होते और उन पर कांग्रेस का ऐसा दबाव ना होता तो शायद वो देश के लिए ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते थे, क्योंकि उनका एक बेहतर व्यक्तित्व था। वो अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत विनम्र थे, लेकिन कांग्रेस की मजबूरियों के नाते शायद वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर नहीं पाए।